नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग का 24 अगस्त तक 8 जिलों में रेड अलर्ट। वहीं कई इलाके भारी बारिश के कारण जलमग्न। उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में जलभराव। एसडीआरएफ ने 60 लोगों को किया रेस्क्यू। तो वहीं नैनीताल में बारिश से अब तक 40 करोड़ का नुकसान। देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस के अभिलेखों से छेड़छाड़ का मामला। 2 अन्य आरोपियों को एसओजी ने किया अरेस्ट। अब तक में 8 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। करोड़ों की चोरी का खुलासा। प्रॉपर्टी की डीलिंग कराने वाला ब्रोकर ही निकला मास्टरमाइंड। देहरादून पुलिस की कार्रवाई। 2 करोड़ 60 लाख रुपए की भारी नकदी के साथ ब्रोकर गिरफ्तार। एक बार फिर से दरारों की जद में जोशीमठ। कई घरों के आग पीछे भूत हसाब। स्थानीय लोगों की मुसीबतें बढ़ी। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। प्रदेश भर में 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का 24 अगस्त तक 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत में रेड अलर्ट जारी है। नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में बारिश का रेड अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिनों में प्रदेश के सभी इलाकों में तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पिछले 2 दिनों से कई स्थानों पर बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन की घटनाओं में इजाफा हुआ। वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला सीधे देहरादून से जुड़ गए हैं। हिमांशु, प्रदेश भर में 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो प्रशासन इसको लेके क्या कुछ खास इस वक्त अलर्ट दिखाई दे रहा है? किस तरीके का वहां पे अभी मौसम बना हुआ है? अगर बाढ़ के जैसे बाढ़ आती है तो क्या कुछ प्रशासन अलर्ट है इस मोड पे? निश्चित रूप से फातिमा, आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो मौसम का पूर्वानुमान का अपडेट है वो अब सामने आ चुका है। और इसी के तहत देखा जाए तो 8 जिलों में यानी कि 23 अगस्त तक 2 दिनों के लिए 23 अगस्त से 2 दिनों के लिए बहुत अधिक बारिश की रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ पूर्वानुमान के बाद जो देहरादून जिला है, पौड़ी जिला है, वहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों में और जो स्कूल से सरकारी स्कूल वहां पर छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसी के साथ ही साथ जो मौसम विभाग के निदेशक हैं विक्रम सिंह, उनका साफ कहना है कि 23 और 24 अगस्त के लिए उत्तराखंड के जो 8 जिले हैं उनमें टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 25 अगस्त को भी इन जिलों में भारी बारिश की आशंका है, जिसके चलते यहाँ पर 25 अगस्त के बाद ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं अगर चार धाम यात्रा इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है, चार धाम यात्रा की बात की जाए तो चार धाम यात्रा जो सड़कें हैं वो काफी बाधित हुई हैं। कुल 360 सड़कें बंद हुई थी, जिनमें से 107 सड़कों को खोल दिया गया और 200 सड़कें अभी तक खुलनी बाकी है। इसी के साथ ही 199 जेसीबी मशीनें यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं, जो युद्ध स्तर पर सड़क को खोलने का काम कर रही है। साथ ही साथ पीएम हमें लगातार आपदा को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिल्ली प्रवास के बाद वो जब उत्तराखंड लौटे तो तुरंत ही उन्होंने आपदा परिचालन केंद्र का
जाकर उन्होंने आपदा की परिस्थितियों को देखा और साथ ही साथ पौड़ी और टिहरी के जिलाधिकारियों से भी बात की। निश्चित तौर पर उत्तराखंड को अब तक तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है इस मानसून के दौर में, और इसका आकलन प्रतिदिन डेटा तैयार किया जा रहा है। और जब मानसून खत्म होगा तो सरकार के समक्ष एक डेटा रखा जाएगा कि कुल कितना प्रशासन को इसका हानि भुगतनी पड़ी है, कितना नुकसान हुआ है। तो ये अभी सामने आना बाकी है, लेकिन जो आने वाले समय में है वो कुल मिलाकर ये कहा जाए तो 25 तारीख तक बारिश इसी तरीके से रहने के आसार है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी यही कहता है। पहाड़ी जिलों में नदी का जलस्तर बढ़ने से जो मैदानी जिले हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां आ रही है, क्योंकि पहाड़ी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। और एक बार फिर से चाहे थराली में जिस तरीके से 3-4 दिन पहले लगातार एक के बाद एक 3 क्लाउड बर्स्ट हुए थे, उसको लेकर अब एक बार फिर आज क्लाउड बर्स्ट तो नहीं हुआ, लेकिन प्राणमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण अलकनंदा और गंगा जी का जलस्तर बढ़ चुका है। जी शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश भर में 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का 24 अगस्त तक 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के क्षेत्रीय विधायक और मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने भारी वर्षा के कारण जलमग्न हुए क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान प्रशासन की टीम भी साथ में मौजूद रही। इस दौरान ड्रेनेज के स्थायी समाधान को लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए, जबकि एनएच के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सचिव पीडब्ल्यूडी को कड़े शब्दों में निर्देश दिए। तो भारी बारिश के कारण क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। वहीं ऋषिकेश के क्षेत्रीय विधायक और मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने भारी वर्षा के कारण जलमग्न हुए क्षेत्रों का दौरा किया। तो प्रशासन की टीम भी प्रेमचंद अग्रवाल के साथ मौजूद रही। देखिए, कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण मेरे पूरे क्षेत्र में जगह जगह जल भराव है, और जल भराव भी बहुत ज़्यादा है। हनुमंतपुरम, जहाँ बहुत दिनों से पानी की समस्या थी और पानी का निकासी न होने के कारण बड़ी समस्या वहाँ के लोगों को आ रही थी, और लोग ऊपरी मंजिली पे रुकने को मजबूर थे। ऐसे ही अमित ग्राम, जहाँ पे पूरा जंगल का पानी और पूरा इकट्ठा होके और वो जनता के घरों में जाने का, मतलब लोगों के घरों में जाने का स्थिति बनी हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में लगातार भारी बारिश जारी है। भारी बारिश से हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश का असर देखा जा रहा, वहीं अब मैदानी इलाकों में बाढ़ वाले हालात बन गए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 1 से कक्षा 12 तक के स्कूलों में 1 दिन का अवकाश जारी कर दिया गया है। सभी हालतों पर मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में अब तक 1000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सरफराज अली सीधे हरिद्वार से जुड़ गए हैं। सरफराज, हरिद्वार में लगातार भारी बारिश देखी जा रही है, इसको लेके बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। प्रशासन कितना अलर्ट है इसको लेके? क्या घरों जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षित जगहों पे पहुंचा दिया गया है? जी फातिमा, मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग ने उत्तराखंड प्रदेश में 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। जो रात से ही पूरे हरिद्वार में भारी बारिश का जो सिलसिला लगातार जारी है, जिससे भारी बारिश के कारण हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात बने हुए, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि
पहाड़ों में हो रही बारिश से मैदानी इलाकों का जो गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में जो निचले इलाके हैं उसको खाली कराना शुरू कर दिया है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाओ। और इसके साथ साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार निचले इलाकों में अलर्ट मोड पर है, जो किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। वहीं बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। फातिमा, आपको बता दूं, पूरा उत्तराखंड में अब तक 1000 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है, जिसके साथ साथ ही बारिश को देखते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूलों का 1 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। जी फातिमा। चलिए, बहुत शुक्रिया सरफराज तमाम जानकारी के लिए। तो हरिद्वार में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जिसको लेके अब बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में पिछले दिनों आई भारी बरसात की वजह से अब तक 40 करोड़ से अधिक का सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान हुआ है, जबकि जिले में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 2 दर्जन से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और पेयजल विभाग सहित अन्य विभागों का लगभग 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि नुकसान का आकलन अभी भी जारी है। अभी आपदा से जो विभागीय परिसंपत्तियों का डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट अभी वर्तमान में गतिमान है। संबंधित विभाग उसके प्राक्कलन बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अभी तक लगभग 40 करोड़ का नुकसान जो है वो संबंधित विभागों के द्वारा 500 से ज़्यादा ऐसे परिसंपत्तियों का डैमेज रिपोर्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा जो विभाग डैमेज रिपोर्ट कर रहे हैं वो इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी हैं। सिंचाई की नहरें, गूलें और पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं उनमें कॉजवे हैं, कलवर्ट है, सुरक्षा दीवारें वगैरह हैं, उनके जो डैमेज हैं वो सबसे ज़्यादा हो। एक छोटे से ब्रेक के रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। प्रसाद मौर्य जी, माननीय खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, सचिव खेल प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, सचिव खेल श्री सुहास एलवाई जी का आभारी हूं कि उन्होंने समय निकालकर इन खिलाड़ियों का मान एवं उत्साहवर्धन किया है। कुशल खिलाड़ी चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से मात्र 6 माह में पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष एवं उनके सहयोगी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि वर्तमान में प्रचलित भर्ती प्रक्रिया को भी वे इसी पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी से अनुरोध है कि वह कृपया देश के विभिन्न प्रदेशों से कुशल खिलाड़ी भर्ती के अंतर्गत चयनित खिलाड़ियों के जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति वितरण प्रमाण पत्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर जा रहा है और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐसे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हम सबके अभिभावक, मार्गदर्शक, जिनका हर समय स्नेह और प्यार मिलता रहता है, संसदीय कार्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी, मंच पर आसीन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव गृह आदरणीय संजय प्रसाद जी, हमारे खेल विभाग के सचिव आदरणीय सुभाष एलवाई जी, पुलिस महानिदेशक आदरणीय विजय कुमार जी, पुलिस विशेष महानिदेशक
लॉ एंड ऑर्डर आदरणीय प्रशांत कुमार जी, अपर पुलिस महानिरीक्षक DK ठाकुर जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड प्रोन्नति बोर्ड आदरणीय रेणुका मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधु, हमारे खेल व गृह विभाग के सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी नवनियुक्त सभी पुलिस के आरक्षी साथीगण, मैं आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम जो है कि जो लोगों का चयन हुआ है, जिन लोगों ने ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्सर में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान में छाए काले घने बादलों की चमक के साथ तेज बारिश हो रही। सड़कों पर वाहनों को भी लाइटों का सहारा लेना पड़ रहा। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो लक्सर में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान में छाए काले घने बादलों की चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोटद्वार दुगड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आस मोड़ के पास बादल फटने से मार्ग पर भयंकर मलबा आ गया, जिससे आवाजाही पूर्णतः बंद हो गई है। लेकिन जो इस मार्ग पर फंसे हुए हैं, ऐसे में प्रशासन भी लाचार साबित हो रहा है। 5वें मील के पास मलबा आने से बिजली का पोल भी इस आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित पवार जुड़ गए हैं। रोहित, अब लगातार उधम सिंह नगर में भी काशीपुर क्षेत्र में जलभराव हो गया है, जिससे लेके अब क्या कुछ पूरा वहां पे माहौल बना हुआ है? क्या प्रशासन मलबा हटाने में सक्सेसफुल साबित हुआ है? जी मैम, बिल्कुल नहीं मैम। जिस तरह के हालात इस समय कोटद्वार में देखने को मिल रहे हैं, कोटद्वार में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ही जिस तरह की बारिश हो रही है, तो जिस ऐसे में मैडम राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूरी तरह से बाधित हो गया है। और हालात इस समय यह है कि जो कुछ वैसे तो कुछ कल शाम को ही आमसोड़ के पास बादल फटने के कारण मलबा इतना अधिक सड़कों पर पहुंच गया है कि बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर इस समय सड़कों पर है। लेकिन बारिश होने के कारण प्रशासन भी लगातार अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन पूर्णतः मलबा नहीं हटा पा रहा है, जिस कारण यातायात बाधित है। लोग इतने परेशान है कि पूरा जनजीवन ही उनका अस्त व्यस्त हो गया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से जो लोग इस मार्ग पर फंसे हुए हैं, इस समय वे लोग बेचारे अपने आप ही खुद ही बड़े बड़े पत्थरों और मलबे में बैठकर घिसट कर मलबे को पार कर रहे हैं। स्थिति यह है कि इस समय बहुत बुरे हालात हैं। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार प्रदेश में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिसके कारण कोटद्वार दुगड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आसमोड़ के पास बादल फटने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में जलभराव हो गया है। एसडीआरएफ ने लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। देर रात्रि एसडीआरएफ टीम को तहसीलदार काशीपुर के माध्यम से सूचना दी गई। हिम्मतपुर में अतिवृष्टि के कारण अत्यधिक जलभराव हो गया, जिसके कारण जलमग्न हुए मकानों में वहां निवासरत कई लोग फंस गए। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। रात्रि के घनघोर अंधेरे में ही मौके पर राहत और बचाव कार्य किया गया। अत्यंत विषम परिस्थितियों में जलमग्न हुए मकानों में फंसे लगभग 60 लोगों को राफ्ट की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। लगातार दिन रात जोरदार बारिश हो रही है, जिस कारण एक बार फिर से लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है। वहीं देर रात से जोशीमठ के पगनू गांव में जबरदस्त बारिश हो रही, जिस बारिश की वजह से पगनू गांव का अस्तित्व अब पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुका है। मूसलाधार बारिश का पानी अब सीधा ग्रामीणों के घरों तक पहुंच चुका है। ग्रामीणों में इस वक्त काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। गाँव तक भूस्खलन का मालवा पूरी तरह से पहुंच चुका। राजधानी देहरादून में लगातार ई रिक्शा का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह रिक्शा चालक कहीं पर भी सवारी बिठाने के लिए ब्रेक मार देते हैं, जिससे कई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इतना ही नहीं बल्कि बिना वेरिफिकेशन के ही ई रिक्शा बिना परमिट बिना टैक्स दौड़ा रहे हैं। लेकिन अब परिवहन विभाग ई रिक्शा पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि परिवहन विभाग की तरफ से ई रिक्शा का वेरिफिकेशन करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि इस अभियान के तहत ई रिक्शे वाले को जागरूक करने के साथ साथ उनको पेपरों की भी जानकारी दे रहे हैं। उनको गाड़ी के अंदर क्या कुछ पेपर रखने चाहिए, इतना ही नहीं बल्कि उनकी समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है। नाबालिग सिर्फ इसी में नहीं, नाबालिग कई जगह देखा होगा टू व्हीलर भी चला रहे हैं। अभी कार्रवाई भी पुलिस भी कर रही है, आरटीओ विभाग भी कर रहा है, और हम इसको अब यही तो फोकस कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम फोकस कर रहे हैं। आगे हम क्या कर रहे हैं, आज तो वेरिफिकेशन ड्राइव है, उसके बाद कुछ समय इनको दिया जाएगा, उसमें अपने कागज पूर्ण कर लें और सही ढंग से चलें। अगर उसको नहीं अनुपालन करते हैं तो चालान होगा, गाड़ी सीज भी किया जाएगा। देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस के अभिलेखों से छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस और एसओजी ने कार्रवाई की। करोड़ों रुपए की जमीनों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि काफी लंबे समय से देहरादून पुलिस की ओर से रजिस्ट्रार ऑफिस के अभिलेखों से हुई छेड़छाड़ के मामले में जांच कर रही है, जिसके चलते अभी तक देहरादून पुलिस ने इस पूरे मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अब गिरोह के 2 सदस्य रोहतास सिंह और विकास पांडे को गिरफ्तार किया है। अभी भी पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। अद्यावत स्थिति में ला करके उसको फिर रजिस्ट्री करा करके म्यूटेशन कराने की प्रक्रिया जो होती है ना, वो कराने का इनका मकसद था। और इसमें 5 फाइलों में इन्होंने काम कर लिया था। 6ठी फाइल में इसमें ये लोग काम कर रहे थे, क्योंकि मामला विवेचनाधीन है। इसमें आपको बता दूं कि विकास पांडे ये पीआरडी है और लगभग 2004-05 से वहाँ काम करता था। बाद में पीआरडी में होने के कारण भी जो है उसका अच्छी लाइजिंग वहाँ बन गई। और एक जो रोहतास सिंह है, ये वकीलों का यहाँ जो है आपका मुंशी हुआ करता था। देहरादून पुलिस ने करोड़ों की चोरी का खुलासा किया है। प्रॉपर्टी की डीलिंग कराने वाला ब्रोकर ही चोरी का मास्टरमाइंड निकला। रायपुर पुलिस ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए की भारी नकदी के साथ ब्रोकर को गिरफ्तार किया। बता दें कि 19 अगस्त को थाना रायपुर में वादिनी मीनू गोयल के द्वारा एक चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। एएसपी दलीप सिंह कुंवर बताया कि अभी इस पूरे मामले की पूरी जाँच जारी है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप से तो ये जनपद मेरठ का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर आपका रायपुर सहजदारा गंगोत्री बिहार सहजदारा का रहने वाला रह रहा था ये। और इसके पर्सन से हमको लगभग 2.6 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। और इसका एक दूसरा अन्य साथी था धीराज एक बागपत का रहने वाला है बड़ौद का, ये भी इसके साथ था। और एक बैग कैश वो लेके गया है, और उसमें अमाउंट कितना है अभी हम बता नहीं सकते हैं। वो रिकवरी के लिए डाक विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 1.54 करोड़ की ठगी मामले में पिथौरागढ़ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेकर सट्टे में लगाया करता था, और उत्तराखंड में ही नहीं इसके द्वारा दिल्ली तक लोगों से ठगी की गई थी। जनपद पिथौरागढ़ में हमारे पास जुलाई के माह में एक शिकायत आई थी, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर काफ़ी बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी की थी। जिसमें जांच करने के उपरांत हमारे पास ये पाया गया कि जनपद पिथौरागढ़ में कुल 26 लोगों से पैसे लेकर नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है, जिसमें कुल 1 करोड़ 55 लाख रुपए इन युवाओं से इसके द्वारा व्यक्ति द्वारा लिए गए थे।
जांच करने के उपरांत ये पाया गया कि 2 लोग लोकल पिथौरागढ़ के थे जिन्होंने मीडिएटर का काम किया। लक्सर कोतवाली पुलिस ने ट्रक से तेल चोरी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। 250 लीटर डीजल चोरी किए जाने के मामले में कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। 3 आरोपियों में से एक आरोपी मुजम्मिल को खंडहर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को कब्जे से 150 लीटर डीजल सहित चोरी में प्रयुक्त किए गए उपकरण भी बरामद किए गए हैं। आरोपी मुजम्मिल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि साथ ही अन्य 2 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। हल्द्वानी और रामनगर के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में एक बार फिर से रजिस्ट्री होनी शुरू हो गई है। रामनगर में 15 और हल्द्वानी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में 8 रजिस्ट्री मंगलवार को हुई है। प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि रजिस्ट्री पर कभी भी प्रशासन द्वारा रोक नहीं लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि कल नगर निगम सभागार में प्राधिकरण और किसानों प्रॉपर्टी डीलरों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी, जिसके बाद कुछ जमीन से जुड़े व्यवसायियों द्वारा आज पूरी जानकारी लेने के बाद रजिस्ट्री कराई गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि रेरा और प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन करके जो कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं वहां कार्रवाई की गई है। को लेकर के कुछ भ्रांतियां थी जिसको दूर करने का हमने लगातार प्रयास किया और हमने कल विगत दिनों में नगर निगम में एक मीटिंग भी करी थी, उसमें भी चीजों को स्पष्ट किया गया था। उसके प्रभाव में, उसके परिणाम स्वरूप आज हमारे रामनगर में 15 रजिस्ट्रियां हुई हैं, हल्द्वानी में भी 8 रजिस्ट्रियां हुई हैं। तो हमें हमारा ऐसा लगता है कि लोगों को हमारी बातें समझ आ गई हैं और ये भ्रम दूर हुआ है बड़े पैमाने पर कि रजिस्ट्रियों पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। केवल रेरा और प्राधिकरण के मानकों को उल्लंघन करके जो कार्य किए जा रहे हैं उसके अंदर कुछ कार्रवाई की गई, वहां पर रेरा के नियमों के जोशीमठ देवनगरी के एक बार फिर से दरारों की जद में पहुंच चुका है। सुनील वार्ड में पवार मोहल्ला इस वक्त दरारों की जद में है। परिवार का आशियाना पूरी तरह से खतरे में है। आशियाने के ठीक आगे और पीछे जबरदस्त भूस धसाव हो चुका, जिसके चलते इस वक्त जोशीमठ के सुनील वर्ल्ड के पवार मोहल्ला में काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तस्वीरों रोंगटे खड़े करने वाली है। यहाँ तो पूरा पवार मोहल्ला खतरे की निशानी पर पहुंच चुका है। मैं मौजूद हूं जोशीमठ के सुनील वार्ड में, जिस सुनील वार्ड में एक बार फिर से मोटी मोटी दरार आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी बात तो यह है कि सुनील वार्ड के पवार मोहल्ला इस वक्त भारी भूस्खलन की चपेट में आ चुका है, जिस कारण सुनील वार्ड में इस वक्त काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सामने की तस्वीरें जन टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं। जन टीवी इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरह से पवार मोहल्ला इस वक्त भारी भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। चारों तरफ आप देख सकते हैं मोटी मोटी दरार साफ साफ दिखाई दे रही है। आशियाना पूरी तरह से खतरे की जद में आ चुका है। रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है। लोग यहां से आवाजाही करते थे, लोगों की समस्या एक बार फिर से बढ़ चुकी है। इस वक्त अगर मैं बात करना चाहूं तो जोशीमठ में एक बार फिर से दहशत का माहौल बन चुका है। देख सकते हैं जमीन किस तरह से पूरी तरह से धंस चुकी है। लोग देख सकते हैं, लोगों का जो आशियाने थे इस तरफ, दोनों तरफ देख सकते हैं पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। नीचे की अगर मैं बात करना चाहूंगा, इस जगह से कुछ दूरी पर और भी आशियाने मौजूद हैं। वो आशियाने भी इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। और इसी के साथ जिन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।